जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज हम आपके परिवार ड्रीम क्लासेज में पॉलिटी के क्लास लेके आया हूँ। मेरा नाम अर्जुन प्रताप है। आज आप लोग के लिए हम लोग मेहनत करने के लिए आए हैं। हम भी मेहनत करेंगे, हमारे साथ साथ आप भी मेहनत कीजिए और अपना इस परिवार यानी ड्रीम क्लासेज की ओर से अपनी सफलता का रास्ता तय कीजिए। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग आज पहला ही क्लास है, क्लास 1 है। पहला ही क्लास हम लोग का आज है पॉलिटी का। इसमें हम आप लोग को इस क्लास के माध्यम से जितने भी पॉलिटी का प्रश्न जो पूछा गया है वो सब के लेकर हम लोग चलेंगे। साथ ही साथ इसका हम लोग फाउंडेशन की तरह भी चलेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहें, ध्यान से सिर्फ समय के साथ क्लास को ज्वाइनिंग करें और देखने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था है क्या? राज व्यवस्था है क्या? तो हम लोग जानते हैं कि आज से पहले यानी कि 1947 ईस्वी से पहले 1947 ईस्वी से पहले हम लोग अंग्रेज के ग़ुलाम थे। हम लोग अंग्रेज के ग़ुलाम थे। आज से यानी कि 1947 से पहले हम लोग अंग्रेज क्या थे? ग़ुलाम में थे। और उससे पहले की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग के यहाँ बहुत से राजा भी आए हैं। जैसे एक नाम आप सुने होंगे, मगध के राजा का नाम सुने होंगे, जिसमें बहुत से राजा हैं, जिनमें से एक राजा चंद्रगुप्त मौर्य हुए। चंद्रगुप्त मौर्य हुए और इन्हीं में बहुत सारे हैं। इनका ही वंश का एक अशोक हुए। तो देखिए ये सब राजा हैं और ये सब राजा को अपनी पूरी जनता को देख रेख करने के लिए, जैसे हमारा ये भारत है तो भारत की पूरी जनता को देख रेख करने के लिए इन्हें प्रशासनिक व्यवस्था, जनता में शांति बनाए रखने के लिए, लोगों में अशांति ना फैले, सभी लोग सुखी से रहे, किसी भी प्रकार का कोई परेशानियाँ नहीं हो, ये सब का जिम्मेवारी इन राजाओं के ऊपर होता है। उसी प्रकार से वर्तमान समय में सभी विश्व के सभी देश जो है वो गणतंत्र हो गया है। गणतंत्र की मतलब लोकतंत्र हो गया है। लोकतंत्र की मतलब हो गया कि लोगों के द्वारा लोकतंत्र हो गई है। लोकतंत्र की मतलब होता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग हैं, जो भी जनता है वो अपने ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति को चुनता है। अपने ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति को चुनता है लोकतंत्र में। और ये जो राजा का जो नाम लिए ये सब राजतंत्र में था। राजतंत्र में क्या होता है कि इसमें राजा के उत्तराधिकारी होते हैं और एक राजा गया तो उसका ही बाल बच्चा जो है, उसी का बेटा बेटी जो भी है वो अलग, माने उसके जाने मृत्यु होने के बाद फिर वही राजा बनता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में जो है लोगों के द्वारा यानी जनता के द्वारा जो चुना जाएगा वही उसके ऊपर शासन करेगा। सिंपल से बात में कहें, हमारे यहाँ अभी लोकतंत्र की है, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में हमारा जो पीएम साहब है यानी प्रधानमंत्री जो है उन्हें हम लोगों ने चुना है। उसके बाद ही वो हम लोगों के ऊपर शासन कर रहे हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तो राज व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, राज व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं तो ये एक प्रकार का किताब लिखा जाता है इस राज व्यवस्था में, जिसे हम लोग संविधान कहते हैं। जिसे हम लोग संविधान कहते हैं। एक किताब लिखी जाती है जिसे हम लोग संविधान कहते हैं। और इस संविधान में क्या होती है, इसमें कानून लिखा होता है। इसमें कानून लिखा होता है और इस कानून के माध्यम से ही देश को चलाया जाता है। देश को चलाया जाता है। देश या राज्य को चलाया जाता है। देश या राज्य को चलाया जाता है। राज्य व्यवस्था के जो भी प्रशासनिक व्यवस्था होगा, इसमें लोकतंत्र में जो भी कार्य करने का हो
कोई भी योजना हो, इन सब के ऊपर अगर कोई कानून बनाना है, इन सब के बारे में हम लोग एक किताब में रखते हैं और उन्हीं किताब को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। इस संविधान में कानून लिखा हुआ रहता है और इन्हीं संविधान के माध्यम से हमारा देश और राज्य चलता है। इन्हीं संविधान के माध्यम से हमारा देश और राज्य चलता है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें, इस संविधान हम संविधान की अगर बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि सबसे पहले दुनिया में संविधान तो पहले ब्रिटेन के पास भी था। ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश जो हम पे शासन किया है, ब्रिटिश, इनके पास जो संविधान था वो अलिखित संविधान था। अलिखित संविधान था। अलिखित की मतलब ये होता है कि इनके पास लिखित मामला में कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से था। जबकि हम लिखित संविधान की बात करें तो अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान बनाया था। अमेरिका ने सबसे पहले लिखित संविधान बनाया था। अमेरिका में भी ध्यान देने की बात है, अमेरिका में एक होती है उत्तरी अमेरिका, जो महादेश का नाम है, और एक होती है दक्षिणी अमेरिका, ये भी महादेश का नाम है। और जबकि जिस अमेरिका की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इन्होंने सबसे पहले एक लिखित संविधान बनाया था। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी भारत के संविधान का। तो भारतीय मुल्क का जो संविधान है, ये सबसे बड़ी लिखित संविधान है। सबसे बड़ी लिखित संविधान है। भारतीय संविधान जो है वो सबसे बड़ी लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ी लिखित संविधान है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब भारतीय संविधान की बात करते हैं हम लोग। भारतीय संविधान यानी कि भारत के हम संविधान की बातें करते हैं। भारतीय संविधान, अगर हम इसकी बनावटी की बात करते हैं, सबसे पहला बात यह है कि इनकी बनाने का श्रेय, जो इनका प्रारूप तैयार करने का जो श्रेय जाता है, वो भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। भारतीय संविधान के प्रारूप तैयार करने का जो श्रेय है वो भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। और आगे की ओर हम लोग चलते हैं कि भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुई थी वो हुआ है हम लोग का 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसमें जो टाइम लगा है तैयार होने में, वो लगा है 2 साल 11 महीना 18 दिन यानी 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुई थी। कब तैयार हुआ है तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। जबकि संविधान के को मैंने इस संविधान जब बन के तैयार हुआ था तो इन संविधान में हम लोग को जो रखा गया था शुरुआती में मूल संविधान में, उसको 3 भाग में रखा गया था। एक था भाग की संख्या 22 रखी गई है। 22
कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कोई किताब रखते हैं तो किताब में लेसन बाय लेसन रखते हैं। जैसे मान लिए कि कोई किताब है, एक हम किताब लेके चलते हैं, मान लिए फिजिक्स का कोई किताब है, भौतिकी क्लास का कोई किताब, भौतिकी का कोई किताब है, फिजिक्स का कोई किताब है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लेसन लिखा होता है, जिसमें सबसे पहले पाठ नंबर 1 में देखिएगा, उसमें रहेगा मात्रक एवं बीमा। इस मात्रक और बीमा के भीतर में जाइए चलिएगा, ये मात्रक एवं बीमा यानी कि दोनों दो टॉपिक है लेसन 1 लेकिन टॉपिक 2 है। लेसन 1 है लेकिन टॉपिक क्या है, दोनों 2 है। तो इन टॉपिकों के बाद देखिएगा कि अंदर जाने के बाद एक लिखा हुआ रहेगा अगला कि मात्रक के बारे में बताइए, मूल मात्रक 7 होते हैं जिनके बारे में बताइए। फिर उसमें बाद अलग से एक रहेगा बीमा के बारे में लिखा हुआ रहेगा, बीमा के बारे में बताइए। तो वही बात संविधान में जो हम लेसन की बात किए हैं, तो वो लेसन ही संविधान का जो है वो भाग लिखा गया है, जिसकी संख्या 22 रखी गई है। यानी संविधान में भाग की संख्या 22 है। और संविधान का जो टॉपिक हुआ यानी जिसे हम लोग अनुच्छेद कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं, इसमें अलग अलग टॉपिकों को अलग अलग अनुच्छेद में रखा गया है, जिसकी मूल संख्या होती थी 395। वर्तमान समय में संविधान के जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद में ए भी होता है, जैसे अनुच्छेद 19 के ए, अनुच्छेद 21 के ए, बी, इस प्रकार से होती है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में चलेंगे तो उसमें ए अनुच्छेद के 243 के ए, बी, सी, डी, इस प्रकार से बहुत सारा मिलेगा हम लोग के। तो उस अवस्था में उन सब को एक साथ जोड़ने के बाद ये 400 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। अनुच्छेद की संख्या वर्तमान समय में 400 से भी ज़्यादा हो जाता है। अगर अनुच्छेद की बाद हम लोग बात करें तो हमारा मूल संविधान में एक अनुसूची लिखी गई है, अनुसूची लिखी गई है, जिसकी संख्या मूल संविधान के समय 8 थी। जिसकी संख्या मूल संविधान के समय कितनी थी, तो मूल संविधान की समय उसकी संख्या जो है वो 8 थी। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान समय में इनकी संख्या जो हो गई है वो बढ़कर कितना हो गई है, 12 हो गई है। यानी कि 4 गो और बढ़ा दिया गया है। वो लोग हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं कि 26 नवंबर को हम लोगों ने संविधान बनाया। संविधान बन के तैयार हो गया। जो भी वाचन विचार होने का था, जो भी संसद भवन में जो भी कार्य होने के था, उन सभी कार्यों को बन के हम लोग देखा कि तैयार हो गया। सभी मैंने पारित हो चुका पूरी तरह से। कोई भी कानून पारित होने के लिए संसद में पक्ष विपक्ष में दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा मात्रा में वाद विवाद होती है, उनके बाद कहीं जाकर कानून पारित होता है। तो 26 नवंबर को कानून पारित हो गई थी हमारा हिंदुस्तान का, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 26 नवंबर को संविधान लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कुछ बातें थी कि हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। हमारा भारत जो है ये 15 अगस्त को आज़ाद हुई थी। हमारा भारत जो है ये 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली है। और उस समय हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में उस दिन को मनाते हैं। और वही अगर हम बात करें कि 26 जनवरी को 1947 यानी 1950 ईस्वी से पहले 26 जनवरी को भी हम मनाते थे स्वाधीनता दिवस के रूप में। स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को हम लोग मनाते थे पहले स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे। कब? जब तक कि संविधान लागू नहीं हुई थी उसके पहले तक हम जो 26 जनवरी को इन दोनों की मतलब होती है आज़ाद, स्वतंत्र। इन दोनों के मतलब क्या होता है? आज़ाद यानी कि क्या होती है? स्वतंत्र हम है। क्या है? स्वतंत्र है। दोनों के मतलब है हम आज़ाद है यानी कि स्वतंत्र है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि संविधान 26 जनवरी को क्यों लागू की गई थी। आप लोग समझ सकते हैं कि क्योंकि 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते थे? स्वाधीनता दिवस। और एक ही देश में स्वतंत्रता दिवस भी और स्वाधीनता दिवस भी एक साथ नहीं मना सकते थे। इसके वजह से हम लोगों ने 26 जनवरी को ही अपना संविधान को लागू किया।
अपना संविधान क्या किए, लागू किए। यानी 26 जनवरी को हम लोग ने अपना संविधान को लागू किया। क्यों किए? क्योंकि 26 जनवरी के दिन 1929 ईस्वी का आप लोग कांग्रेस का एक अधिवेशन पता होगा, वो बुलाई गई थी लाहौर में। कांग्रेस का अधिवेशन बुलाई गई थी कहाँ? लाहौर में, जिसका जो अध्यक्ष हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसका अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का बनाया गया था। ये जो अधिवेशन हुई थी वो रावी नदी के किनारे हुई थी। किस नदी किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे हुई थी। रावी नदी के किनारे होने की वजह से इसी दिन यानी कि दिसंबर 1929 को तिरंगा फहराया गया था। दिसंबर 1929 को तिरंगा फहराने की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराए थे। कौन से नदी किनारे? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन बुलाई गई। कौन सा अधिवेशन जी? लाहौर अधिवेशन बुलाई गई। और इस लाहौर अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। एक किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे बुलाई गई थी। किस नदी किनारे? रावी नदी के किनारे बुलाई गई थी। और रावी नदी के किनारे में ही सबसे पहले 26 जनवरी के दिन, किस जनवरी के दिन? 26 जनवरी के दिन ही नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया। तिरंगा फहराने के वजह से हर एक साल 1930 ईस्वी के बाद इस 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाना शुरू किए। ये 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाना शुरू किए। और ये स्वाधीनता दिवस की मतलब होता है आज़ादी। इस स्वाधीनता दिवस की मतलब क्या होती है? आज़ादी, यानी कि हम आज़ाद हो गए। उसके इसी कारण से सभी लोगों ने मिलकर ये बोला कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान तैयार हो तो जरूर गया है, कुछ भाग लागू भी कर दिया गया था, परंतु पूर्ण रूप से जो संविधान लागू होने की जो बारी आई, पूर्ण रूप से जो संविधान लागू होने की बारी आई वो पूर्ण रूप से लागू किया गया हम लोग का 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ। अब पूरा भारत संविधान लागू होते ही भारतवर्ष यानी भारत देश एक लोकतांत्रिक देश बन गया। और लोकतांत्रिक देश बनते ही हर एक साल 26 जनवरी को दिन वर्तमान समय में हम लोग गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में? गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। कब, किस प्रकार से मनाते हैं गणतंत्र दिवस? हम लोगों ने चला है कि 1900 संविधान बनने से पहले यानी कि 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन लाहौर में बुलाए गए थे, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और उनकी अध्यक्षता में ही 26 जनवरी के दिन रावी नदी के किनारे सबसे पहले तिरंगा फहराया गया। और हर एक साल उस दिन को 26 जनवरी को दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे, जबकि हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और उस 15 अगस्त के दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसके वजह से हम लोग जो गणतंत्रता दिवस लाना 26 जनवरी को मजबूरी हो गया था, जिसके वजह से 26 जनवरी को हम लोगों ने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं गणतंत्र देश हो गया, क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। गणतंत्र होने के बाद संविधान लागू हो गया। तो आज हम लोग
इस क्लास में हम लोग इस संविधान के बारे में ही पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस क्लास में यानी इस संविधान में हम लोग का अभी बताए हैं कि भागों की संख्या कितना है। भाग की संख्या 22 है। भाग की संख्या 22 है। अनुच्छेद की संख्या कितनी है? तो अनुच्छेद की संख्या हम लोग का 395 है। वहीं अगर हम अनुसूची की बात करें तो अनुसूची की संख्या हम लोग का कितना है जी? मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान समय में कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो अभी हम लोग फिलहाल अनुसूची पर ही चलते हैं। किस पर चलते हैं? हम लोग अनुसूची पर ही चलते हैं। हम लोग कहाँ पे चलते हैं? अनुसूची की बात हम लोग चलते हैं। चलिए, अनुसूची यहाँ पे हम लोग 12 अनुसूची को लेकर हम लोग चलेंगे, जिसमें पहला अनुसूची में क्या कहा गया है? पहला अनुसूची में क्या कहा गया है? तो पहला अनुसूची में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारत जो है वो राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ कहने की मतलब ये हुआ कि भारत में लोग यानी अन्य देश या जो भी राज्य है, बाहरी विदेश वाला राज्य सम्मिलित तो हो सकता है, लेकिन विदेश वाला राज्य सम्मिलित तो हो सकता है, लेकिन बाहर से बाहर नहीं जा सकती है। भारत से बाहर नहीं जा, लेकिन बाहर से भारत में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन भारत से वो अलग नहीं हो सकता है। बहुत से देश ने प्रयास कर चुका है, जैसे जम्मू कश्मीर प्रयास किया है अलग होने का, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भारत जो है एक संघ बना हुआ है और इन संघ के माध्यम से कोई बाहर नहीं जाया जाता है। ये भारत का जो भी सूची, इसमें जितना भी राज्य है या जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, जो भी राज्य है या जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, इन सबों दोनों का सूची जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो अनुसूची नंबर 1 में देखने को मिलेगा। भारत राज्यों का संघ है। इससे कोई भी देश माने कोई भी राज्य अलग होकर अपना अलग देश नहीं बना सकता। हाँ, बाहर से कोई भी देश हमारे यहाँ सम्मिलित हो सकता है, जिसे सिक्किम हुई थी। इस प्रथम अनुसूची में ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को सूची के बारे में उनकी सूची बताया हुआ है। उनके क्या बताई हुई है? सूची बताई हुई है। आप बताइए कि भारत में राज्यों की संख्या वर्तमान समय में 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान समय में कितना है? 8 है। भारत में राज्यों की संख्या वर्तमान समय में 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 8 है। वहीं हम आगे की ओर बात करते हैं अनुसूची 2। अनुसूची कितना में जी? तो अनुसूची 2 में हम लोग बात करते हैं। अनुसूची 2 में हम लोग बात करते हैं। अनुसूची 2 में हम लोग बात करते हैं। अनुसूची 2 में कहा गया है कि जो भी पद वाला जो व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति हो, भिन्न भिन्न पदों का वेतन की चर्चा जो है वो किस में दिया गया है? अनुसूची 2 में दी गई है। भिन्न भिन्न पदों, जिसे जॉब वाला पद हो या तो फिर कोई जो राजनीतिक से पद ग्रहण किया हो, जिसे
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा की अध्यक्ष, इन सबों की वेतन की जो चर्चा है वो अनुसूची 2 में रखी गई है। या तो फिर कोई व्यक्ति कोई जॉब कर रहा हो तो जॉब करने के समय भी इनका जो भी वेतन देने का जो प्रयास है वो सब की सब अनुसूची 2 के अंतर्गत रखी गई है। हम लोग आगे की ओर देखते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं राष्ट्रपति। हम लोग का जो प्रेसिडेंट है, हम लोग का जो राष्ट्रपति हैं, इनको कितना वेतन दी जानी चाहिए, कितना वेतन देना। पहले जानते हैं कि राष्ट्रपति साहब को मिल रहा था कितना, 1.5 लाख रुपया ही मिलता था, लेकिन बाद में इनकी वेतन वर्तमान समय में 5 लाख रुपया कर दी गई है पर मंथ, 5 लाख रुपया पर मंथ। इनकी चर्चा हम लोग को कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो अनुसूची 2 में, अनुसूची 2 में। और है जैसे इनके बाद एक उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति जी का अगर हम वेतन की बात करें तो उनकी जो वेतन है वो 4 लाख रुपया पर मंथ है, 4 लाख रुपया पर मंथ है। इन्हीं उपराष्ट्रपति के बाद हम लोग एक लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं, लोकसभा की अध्यक्ष की बात करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष की बात करते हैं, तो इनका भी 4 लाख रुपया पर मंथ है, 4 लाख रुपया पर मंथ वेतन की जाती है। हाँ, राज्यसभा के सभापति की अगर हम बात करते हैं, राज्यसभा का जो सभापति हुए हैं, इस सभापति की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सभापति जो है ये उपराष्ट्रपति ही होते हैं, सभापति जो हैं उपराष्ट्रपति ही होते हैं। और उपराष्ट्रपति को सिर्फ उपराष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति होने का ही पेमेंट दी जाती है, सभापति होने का पेमेंट दी नहीं जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष, इसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट की जज की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं यानी मुख्य जज जो हैं, इन्हें जो पेमेंट मिलती है वो 2,80,000 रुपया पर मंथ दी जाती है, 2,80,000 रुपया पर मंथ दी जाती है। वो है हम सुप्रीम कोर्ट का अन्य जज, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, अन्य जज या तो फिर हाई कोर्ट का, कहाँ का, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी मुख्य जज, मुख्य न्यायाधीश, इन्हें जो पेमेंट मिलती है वो मिलती है 2.5 लाख रुपया पर मंथ, 2.5 लाख रुपया पर मंथ दी जाती है। वह हम हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश का बात करें, अन्य न्यायाधीश का बात करें, अन्य न्यायाधीश का बात करें, अन्य जज साहब की बात करें तो उनका जो पेमेंट मिलता है वो मिलता है 2,25,000 रुपया पर मंथ, 2,25,000 रुपया पर मंथ दी जाती है। तो हम लोग का जो वेतन की चर्चा है वो अनुसूची 2 में देखने को मिलता है। वेतन की चर्चा की बात करेंगे तो अनुसूची 2 में देखने को मिलेगा। अब अनुसूची 3 की बात करते हैं, अनुसूची 3 की बात करते हैं। तो अनुसूची 3 में हम लोग का अनुसूची 3 की बात करते हैं। अनुसूची 3 में हम लोगों का रखा गया है शपथ की चर्चा है। किसकी चर्चा है? शपथ की। अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा है, शपथ की चर्चा है। शपथ, कोई भी व्यक्ति कोई भी पद ले रहा है, कोई भी व्यक्ति कोई भी पद ले रहा हो तो उसे शपथ लेनी पड़ती है कि हाँ, जिससे आप लोग सुने होंगे मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री जी का कि आज शपथ ग्रहण समारोह है। तो वो शपथ की जो चर्चा है वो किस में लिखा गया है? अनुसूची 3 में लिखी गई है। शपथ लेने की चर्चा जो है किस में है? अनुसूची। चाहे तो आप
कोई भी पद ग्रहण करें, या तो राजनीतिक पद ग्रहण हो, राजनीतिक माध्यम से कहने के माध्यम ये हो गया कि आप चुनाव जीत कर कोई पद ग्रहण किए हैं, चुनाव जीत कर कोई पद ग्रहण किए हैं, जैसे आप एमपी बने हैं, संसद बने हुए हैं, या आप एमएलए बन गए हैं, या तो आप एक सिंपल से मुखिया बने हैं, या तो आप एक सिर्फ गांव का वार्ड सदस्य बने हैं, गांव का सिर्फ वार्ड बने हैं, तो आप एक राजनीतिक चुनाव के माध्यम से आप एक पद ग्रहण किए हैं। तो इन पद के लिए आप लोग को हिंदुस्तान में पद लिए हैं, तो आप इस पद में आप क्या चर्चा कीजिएगा, इस पद को ग्रहण करने के बाद आप क्या काम कीजिएगा, इन सभी के बारे में शपथ लेनी होती है। और वो शपथ की जो चर्चा है वो किसमें, अनुसूचित 3 में रखी गई है। शपथ लेने की जो चर्चा है वो कहाँ पर रखी गई है, अनुसूची 3 में रखी गई है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर जॉब भी करता है, कोई अगर नौकरी भी लेती है, तो अपने अपने विभाग के अनुसार नौकरी लेने वाला व्यक्ति को विभाग के अनुसार उन्हें शपथ दिलाई जाती है, विभाग के अनुसार उन्हें शपथ दिलाई जाती है, उन्हें शपथ दिलाई जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी किसी प्रकार का अगर जॉब कर रहा हो, तो उनके विभाग के अनुसार उन्हें शपथ दिलाई जाती है कि हाँ आप जिसे पुलिस लाइन का जो है उसमें आप लोग का बहुत सारा शपथ दिलाई जाती है कि हम हिंदुस्तान के लिए, तिरंगा के लिए ही रहेंगे। आर्मी की शपथ भी आप लोग को देखे होंगे। और सिंपल से बात किन्हीं का नहीं तो एमपी साहब यानी एमएलए यानी विधायक जी का, और संसद जी का, विधायक जी के मामले से कौन बनते हैं, राजनीति में अगर हम लोग देखते हैं तो एमएलए के माध्यम से एक मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो इस मुख्यमंत्री साहब का हम लोगों ने शपथ ग्रहण देखे हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि हम जो भी नाम है मुख्यमंत्री के लेते हैं, हम इस भारत का यानी इस राज्य का संपूर्ण संविधान को लागू करते हुए देश की सेवा, जनता की सेवा करेंगे और एक भी रुपया नहीं चुराएंगे। लेकिन बाद में पता चलता चुनाव हारने के बाद कि जितना भी पैसा आता है उन सभी पैसा को तो यही लोग खा जाते हैं, बाकी कुछ पैसा नहीं, मात्र 2 से 3% पैसा जो है जनता के बीच पहुंच पाता है। तो इस शपथ ग्रहण समारोह में तो सभी बातें की जाती है, लेकिन बाद में उस बातों को भूल जाते हैं लोग और अपना काम कर। जैसे नौकरी विभाग में क्या है, उसमें पुलिस लाइन में कहा जाता है थाना दरोगा साहब को कि हम किसी भी प्रकार का घूस नहीं लेंगे, ये शपथ लिए हुए रहते हैं, लेकिन बाद में वो घूस लेते हैं तो अलग सी बातें हैं। चलिए हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं कि मुख्यमंत्री साहब एमएलए से चुनाते हैं और प्रधानमंत्री साहब एमपी यानी कि संसद से चुनाते हैं। मोदी सरकार जो मोदी जी जो बने हुए हैं वो किसके माध्यम से बने हैं, तो संसद के माध्यम से बने हुए हैं। और संसद के जिसका बहुमत संसद में मिलेगा वही क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री बनते हैं, पीएम साहब बनते हैं। तो अब हम शपथ की बात पर हम बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति साहब को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति साहब को शपथ कौन दिलाते हैं, ये तो भैया हमारे देश का राजा हुए, ये तो हमारे देश का राजा हुए, ये तो हमारे देश का सेनापति भी कहे जाते हैं कि हमारे देश का सेनापति कौन है जी, तो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं। इन्हें शपथ कौन दिलाएगा, क्योंकि 5 साल के बाद तो इनका भी चुनाव होती है, 5 साल के बाद तो इनका भी चुनाव होता है। इन्हें शपथ कौन दिलाएगा, तो इन्हें शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति साहब को शपथ दिलाते कौन दिलाता है, न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो इन्हें शपथ दिलाते हैं। वही हम बात करें कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं। जबकि राष्ट्रपति अपना पद का त्याग पत्र किनके सामने करेगा, तो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। यही हम बात करें लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ये अपना शपथ किनके सामने लेते हैं, तो ये लेते हैं राष्ट्रपति साहब को सामने, राष्ट्रपति साहब के सामने।
यही हम बात करें कि लोकसभा के जो एमपी होते हैं, लोकसभा के जो सांसद होते हैं, ये अपना शपथ किनके सामने लेते हैं? तो ये लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के सामने, लोकसभा के अध्यक्ष के सामने, लोकसभा के अध्यक्ष के सामने। मुख्यमंत्री साहब की बात करते हैं। मुख्यमंत्री यानी कि सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर साहब अपना शपथ किनके सामने लेते हैं? तो ये लेते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सामने, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने। मुख्यमंत्री साहब अपना शपथ कहाँ लेते हैं? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं। अगर हम यही बात करें, राज्यपाल की बात करें कि राज्यपाल साहब अपना शपथ कहाँ लेते हैं? तो राज्यपाल साहब जो हैं ये अपना शपथ कहाँ लेते हैं? ये लेते हैं एक मिनट मुख्यमंत्री साहब में क्या लिखवाएं? मुख्यमंत्री, हम लोग जब मुख्यमंत्री का भी चल रहे थे उसमें मुख्यमंत्री में ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री सीएम साहब यानी कि मुख्यमंत्री साहब जो शपथ लेते हैं वो लेते हैं राज्यपाल के सामने। किसके सामने? राज्यपाल के सामने लेते हैं। जबकि राज्यपाल जो शपथ लेते हैं ये लेते हैं हम लोग का हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के सामने। अगर यही हम बात करें मुख्यमंत्री साहब किनके सामने लेते हैं? तो राज्यपाल के सामने। और राज्यपाल किसके सामने लेता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं। अगर हम विधायक जी की बात करें तो विधानसभा के संसद के सामने लेते हैं। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अनुसूची नंबर 4, अनुसूची नंबर 4 में किन की चर्चा है जी? तो अनुसूची नंबर 4 में है राज्यसभा में सीटों की संख्या के बारे में। राज्यसभा में सीटों की संख्या यानी कहने का मतलब है हमारे देश का जो संसद है इनका 3 अंग होती है। एक अंग हम लोग का है कौन सा? एक हम लोग का राष्ट्रपति साहब हैं, एक हम लोग का राष्ट्रपति साहब हो गए हैं, और एक हम लोग का लोकसभा हो जाती है, और एक हम लोग का राज्यसभा हो जाती है। तो अनुसूची 4 में इसी राज्यसभा के सीटों की संख्या के बारे में है। अनुसूची 4 में इसमें राज्यसभा के कौन सा राज्य से कितना सीटें होगी जिनके बारे में चर्चा है। जैसे हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जो है सीटों की संख्या राज्यसभा का कितना है, और यूपी में सीटों की संख्या कितना है, इन सभी की चर्चा जो है अनुसूची नंबर 4 में देखने को मिलेगा। पूरे भारत में इनका सीटों की संख्या कितना है? 243 है। पूरे भारत में कितना है? 243 सीटों की संख्या है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अनुसूची नंबर 4 के बाद अनुसूची 5। अनुसूची 5 में SC/ST के प्रशासनिक प्रबंध के बारे में है। SC/ST के प्रशासनिक प्रबंध के बारे में अनुच्छेद 5 में है। यानी कहने की मतलब ये है कि उनके कुछ न कुछ आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है अनुसूची नंबर 4 में। वही अनुसूची 6 की बात करें, अनुसूची 6 की बात करते हैं, अनुसूची 6 की बात करते हैं तो इसमें 4 SC/ST प्रबंध से ही संबंधित है, लेकिन 4 राज्यों को रखा गया है, जिसमें एक राज्य है असम, एक राज्य है मेघालय, एक राज्य है त्रिपुरा और एक राज्य है मिजोरम। त्रिपुरा और एक राज्य है मिजोरम।
इनके बारे में जो चर्चा की गई है वो किया गया है अनुसूची 6 में। अनुसूची 6 में, अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो जनजाति क्षेत्र अनुसूचित जनजाति है, इनके बारे में कुछ विशेष प्रावधान की जो चर्चा है वो हम लोग का है अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 की अगर हम लोग बात करते हैं, अनुसूची 7 की बात करते हैं तो अनुसूची 7 में हम लोग का केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन है। केंद्र और राज्य के बीच में, राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन है, बीच में शक्ति का विभाजन है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन है। इन सभी शक्तियों को केंद्र और राज्य के बीच में 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक सूची का नाम है संघ सूची, संघ सूची, और एक सूची का नाम है राज्य सूची, राज्य सूची, राज्य सूची, और एक का नाम है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। देखिए कहने की मतलब यह है कि हमारे देश में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हुए हमारे देश का जो कानून है उसकी अनुसूची 7 में कहा गया है कि केंद्र सरकार का नियम कुछ विषयों पर अपना सिर्फ रहेगा और राज्य सरकार का नियम कुछ विषयों पर अपना रहेगा, और कुछ ऐसा भी विषय होना चाहिए जिसपे तीनों का नियम हो, तीनों का नियम लागू हो। इसकी चर्चा की गई है अनुसूची 7 में। अगर हम विषय की बात करें तो संघ सूची में जो वर्तमान समय में जो विषय है वो 100 है। कितनी सूची है? 100 विषय है। राज्य सूची में वर्तमान समय में बात करें तो 61 विषय है। वही हम समवर्ती सूची में वर्तमान समय में बात करें तो 52 विषय को रखा गया है। कितने विषय को रखा गया है? 52 विषय को रखा गया है। अगर हम संघ सूची में बात करें 100 विषय, राज्य सूची में बात करें 61 विषय, समवर्ती सूची में बात करें तो 52 विषय। वही हम पुराना, ये तो नया वाला सूची है जो नया विषय बद्ध है सूची है। अगर हम पुराना की बात करें, पुराना विषय बाद की कितने कौन कौन से विषय किसमें था, तो संघ सूची में उस वक्त 97 विषय था। किसमें? संघ सूची में। राज्य सूची में कितना विषय था? 66, जब मूल संविधान बना था उस समय की बात कर रहे हैं। समवर्ती सूची में सिर्फ कितना था? 47। कितना विषय था? 47। संघ सूची में आने वाला जिसे सेना, केंद्रीय सेना जो भी है, इसकी बात कर लेते हैं। रेलवे की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, डाकघर की बात करते हैं। ये सब जो है वो संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में बात करते हैं तो राज्य सूची का विषय है जैसे प्रशासन, कौन राज्य का जो प्रशासन है वो अपना राज्य सूची का बात है। अगर हम पंचायत की भी बात करें तो पंचायत में भी है ये राज्य सूची का है विषय रखा गया है। जबकि समवर्ती सूची की बात करते हैं, इसमें हम लोग का शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, वन को समवर्ती सूची में रखा गया है, वन को समवर्ती सूची में रखा गया है। जैसे वर्तमान समय हमारे बिहार की बात करते हैं तो वर्तमान समय में बिहार में जो एजुकेशन है वो 10+2 का है। कहने की मतलब ये है कि 10वां का भी बोर्ड होगा और फिर आप लोग को जाकर 12th का भी वो जो बोर्ड होगा। जबकि जो नया एजुकेशन नीति जो भारत सरकार के द्वारा आया गया है उसमें कहा गया है कि नहीं 8वां क्लास में बोर्ड होगा, बोर्ड का एग्ज़ाम लिया जाएगा 8 क्लास में, उसके बाद 12th क्लास में सीधे लिया जाएगा, 10 क्लास का नहीं है। कुछ लोग राज्य ने उसे माना भी है, जैसे केरल, ये सब राज्यों ने माना है। अभी बिहार में हम लोगों का नया शिक्षा नीति लागू नहीं हुआ है। आगे की ओर हम लोग क्या चलते हैं? अनुसूची 8, अनुसूची 8, इसमें हम लोग की भाषा की चर्चा है। किसकी चर्चा है? भाषा की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है जी? इसमें हम लोग का भाषा की चर्चा है। अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में जो है भाषा की चर्चा है। अनुसूची 8,
इसमें किसकी चर्चा है? तो बता, मूल संविधान में इसमें अनुसूची 8, इसमें किसकी चर्चा है? भाषा की चर्चा है, भाषा की चर्चा है। हम लोग के वर्तमान समय में कितनी भाषा है? 22 भाषा रखा गया है। हम लोग का वर्तमान समय में कितनी भाषा है? 22 भाषा रखी गई है। वर्तमान समय में कितनी भाषा रखा गया है? 22 भाषा को रखा गया है, जिसमें अगर हम भारत की फिगर की बात, हम लोग भाषाएं की बात करते हैं, चलिए हमारे इसको फिर अनुच्छेद के माध्यम से भी आएंगे, तो वहाँ पर भी हम लोग का 22 भाषा आएगा, तो वहाँ पर हम 22 भाषा को हम लोग देख लेंगे। अब अनुसूची 9 की बात करते हैं। अनुसूची 9 की बात करते हैं। अनुसूची 9 की बात करते हैं। इस अनुसूची 9 में भूमि अधिग्रहण को रखा गया है, भूमि सुधार को रखा गया है, भूमि सुधार को रखा गया है। अनुसूची 9 में किसे रखा गया है? तो भूमि सुधार को रखा गया है अनुसूची 9 के अंतर्गत। अनुसूची 9 के अंतर्गत हम लोग का भूमि सुधार को रखा गया है। अनुसूची, इसमें कहने की मतलब ये था कि इसमें हम लोग का एक अनुच्छेद है स्वतंत्रता के, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार, जिसमें एक संपत्ति था। इस संपत्ति के जो है स्वतंत्रता का अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। इसी में भूमि आता है, जमीन आता है। कहने की मतलब ये होती है, इन दोनों में अंतर है स्वतंत्रता कानूनी से, कि वर्तमान समय में हम लोग का जो भूमि था वो पहले लोग, सरकार का कोई भी काम हो रहा था, जिसे मान लीजिए कि रेलवे ही चल रहा हो, सरकार की तरफ से रेलवे ही चलाना हो, तो इसके लिए भी ज़मीन मांगने पर लोग ज़मीन नहीं देते थे। कहते हमारा स्वतंत्रता है कि हम अपना भूमि किसी को नहीं दें, जिसके वजह से सरकार ने इसे संपत्ति हटा कानूनी में कर दिया। और कानूनी की मतलब क्या होता है कि आपका जो सरकार है, आपका जो सरकारी काम है, उसके लिए आपका भूमि का कुछ मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा में आप लोगों को कुछ पैसा दी जाएगी और उस पैसा लेकर आपको उस भूमि को सरकार को देना होगा। पैसा लीजिए, मुआवजा लीजिए, और वो जो भूमि है वो किनके अधीन हो जाएगा? सरकार के अधीन हो जाएगा। और जिस काम के लिए वो भूमि ली गई है वह काम वहाँ मुख्ता चलाया जाएगा। मान लीजिए कि अभी जहाँ पर हमें यहाँ पे घर बनी हुई है और यहाँ से अगर रेलवे पास करना हो या सड़क ही निकालना हो तो घर को सरकार तोड़ेगा ही। इसके लिए वो क्या कहेगा कि घर के पैसा प्लस ये ज़मीन का पैसा दोनों का कहेगा हम मुआवजा देते हैं, मुआवजा लीजिए और ये ज़मीन खाली कीजिए, और यहाँ पर अब क्या बनेगा? रोड बनेगा। चलिए अनुसूची 10, अनुसूची 10, अनुसूची 10 की बात करते हैं। इस अनुसूची 10 में एक कानून आया था, दल बदल कानून। दल बदल कानून, दल बदल कानून। एक कानून आया था 1985 में पारित हुआ था, लेकिन पूरे भारतवर्ष में लागू कब हुआ था? 2002 में। 2002 में पूरे भारतवर्ष में लागू हो गई थी। अनुसूची 11 की बात करते हैं। अनुसूची 11 की बात करते हैं। अनुसूची 11 में हम लोग का है पंचायती राज व्यवस्था। अनुसूची 11 में कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। एक प्रश्न आया हुआ है कि कौन सा संविधान संशोधन से, तो 73वां संविधान संशोधन से 1993 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में। वही हम अगला की बात करते हैं, अनुसूची 12। अनुसूची 12 की बात करते हैं। इसमें हम लोग का नागरिकता को रखा, नगरीय व्यवस्था को रखा गया है। जो हम लोग का शहरीय व्यवस्था है उस नगरीय व्यवस्था को रखा गया है। इस नगरीय व्यवस्था को कौन से संशोधन के द्वारा? तो 74वां संशोधन के द्वारा 1993 में ही
लागू की गई लाया गया था, जबकि बिहार में इसको लागू किया गया 2000 के बाद। अन्य माने कि हर एक क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से लागू हुआ। सबसे पहले राजस्थान में ही पंचायत राज की व्यवस्था पहले से ही लागू थी, बलवंत राय मेहता समिति के तरफ से ही। बलवंत राय मेहता समिति के माध्यम से ही पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय आई थी, जो सबसे पहले राजस्थान में ही लागू किया गया था। बाद में अन्य देशों के अन्य राज्यों ने भी लागू किया। तो आज हम लोग अनुसूची की 12 चल दिए हैं। कल से हम लोग क्या चलेंगे, कल क्लास 2 यानी कल का क्लास में हम लोग जो चलेंगे उसमें हम लोग का मुख्यतः रहेगा भाग। पहला भाग से हम लोग शुरू करेंगे, भाग नंबर 1 से। और हम लोग का भाग 1 के साथ साथ जितना भी इसके अनुच्छेद है, जैसे भाग 1 में 1 से लेके 4 अनुच्छेद है, तो इन 1 से लेके 4 अनुच्छेदों को हम लोग चलेंगे। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। उसके बाद इसे ख़त्म करने के बाद हम लोग चलेंगे भाग 2 में। और भाग 2 में नागरिकता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच आते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। हम फिर अगला क्लास में, कल की क्लास में पुनः मिलेंगे।